बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अभी इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में दैट इज़ मर्जिंग वर्कबुक स्टार्टिंग नंबर 2.8 आपके सामने विजिबल है। हमारा जो सिक्योरिटी और शेयरिंग का चैप्टर चल रहा था उसमें ये लास्ट टॉपिक है मर्जिंग वर्कबुक्स। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले कि मर्जिंग वर्कबुक्स क्या है और इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसका बैकग्राउंड, किसी भी वर्कबुक को शेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमने पहले लर्न किया वर्कबुक को शेयर करना। तो शेयर करने का ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी डिस्कस किया कि मल्टीपल यूज़र्स को उसकी एक्सेस देना ताकि वो एक ही वक्त में अगर उस पर काम करना चाहें तो कर लें। तो वर्कबुक हम जो शेयर करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र्स उनके साथ हम उस फाइल को शेयर कर दें, किसी ऐसी लोकेशन पे रख दें, किसी ऐसे फोल्डर में रख दें जिसकी एक्सेस सारे यूज़र्स के पास है और वो डायरेक्टली उस वर्कबुक के ऊपर आके फिर काम कर सकें। तो हम उसकी शेयरिंग ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक ही वक्त में मल्टीपल यूज़र्स उस फाइल को अपने अपने सिस्टम पे ओपन करके उसमें जो भी अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, डाटा वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वर्कबुक्स को शेयर करने का ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। शेयर्ड वर्कबुक के ऊपर काम करने का बेटा एक ये तरीका है जो हमने पहले लर्न किया कि वर्कबुक को शेयर कर दिया, उसकी शेयरिंग ऑप्शन को हमने टिक कर दिया, ऑन कर दिया। उसके बाद मल्टीपल यूज़र्स उसी मेन फाइल को आप अपने सिस्टम पे बैठ के उस फाइल को ओपन करेंगे, शेयर्ड वर्कबुक को, उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे होंगे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि सेल्स डिपार्टमेंट है और इसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट का जो यूज़र है वो अपने सिस्टम पे बैठ के उसी मेन फाइल को ओपन करेगा और उसमें डायरेक्टली अमेंडमेंट्स कर रहा होगा। मार्केटिंग वाला भी ऐसे ही करेगा, अपने सिस्टम पे बैठ के उस मेन फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेगा और उसमें अमेंडमेंट्स कर रहा होगा। तीनों जो यूज़र्स हैं या जितने भी यूज़र जिनको आपने एक्सेस दिए वो सारे यूज़र्स अपने सिस्टम पे बैठ के उसी मेन एक सिंगल फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और डायरेक्टली उसके अंदर सारी की सारी अमेंडमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। तो शेयर्ड फाइल के ऊपर काम करने का एक तरीका तो ये है जो अभी तक हम लर्न कर चुके हैं कि मेन जो फाइल है जिसको शेयर कर दिया गया है और मल्टीपल यूज़र्स के पास उसकी एक्सेस है, वो अपने अपने सिस्टम में उसे ओपन करके जो भी अमेंडमेंट्स करेंगे डायरेक्टली उसी मेन फाइल के अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे। शेयर्ड फाइल के ऊपर काम करने का एक दूसरा तरीका, एक दूसरा अरेंजमेंट भी है। वो क्या है कि यूज़र्स आपस में, सारे के सारे यूज़र्स आपस में डिसाइड कर लें कि हम वर्कबुक को शेयर करके शेयर्ड फोल्डर में जो रखने हैं, हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्ट मेन फाइल के ऊपर अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे। यानी कोई भी यूज़र आके इस फाइल को ओपन करके डायरेक्टली उसमें डाटा ऐड नहीं करेगा, पहले से जो उसमें है वो एज इट इज़ रहने देगा। इस पे शेयर्ड फाइल के अंदर डाटा ऐड करने के लिए डायरेक्टली मेन फाइल के अंदर कोई भी यूज़र अमेंडमेंट्स, कोई भी यूज़र डाटा ऐड नहीं करेगा, बल्कि हम क्या करेंगे, ये उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में वो डिसाइड कर लेंगे। वो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम यूँ करेंगे कि इस शेयर्ड फाइल को किसी ने भी अगर इसमें अमेंडमेंट्स करनी है तो इस शेयर्ड फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेगा और ओपन करने के बाद सेव एज करके इसकी एक नई कॉपी सेव कर लेगा और उस कॉपी के अंदर जो अमेंडमेंट्स करनी है वो सेव कर लेगा। दूसरा यूज़र, उसने भी अगर इस शेयर्ड फाइल में कोई अमेंडमेंट्स करनी है वो भी इस मेन फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेगा। ओपन करने के बाद इसी मेन फाइल में अमेंडमेंट्स नहीं करेगा बल्कि सेव एज करके इसकी कॉपी सेव करेगा और उस कॉपी के अंदर सारी अमेंडमेंट्स अपनी जो भी उसने करनी है वर्किंग, वो उसमें वर्किंग करेगा। तीसरा यूज़र भी ऐसा करेगा। जो जितने भी यूज़र्स हैं जिनके साथ हमने उस फाइल को शेयर किया होगा, उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम मेन फाइल के अंदर अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। जब हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी हम इसकी पहले कॉपी बनाएंगे, इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करके एक्सेल के अंदर इसकी हम एक नई कॉपी सेव कर लेंगे और उसके बाद उस कॉपी के अंदर हम सारी की सारी अमेंडमेंट्स को जो भी हमने काम करना है उसमें कर लेंगे। अब होगा क्या, मेन फाइल एक पड़ी हुई अपने एक फोल्डर में रखी हुई है और तीन यूज़र्स हैं जो उस पर काम करना चाह रहे हैं, यानी आपने उनके साथ इस फाइल को शेयर किया हुआ है। तो तीनों यूज़र अपने अपने सिस्टम पे बैठ के इस फाइल को ओपन करेंगे और उसकी फाइल उसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे, कॉपी बनाएंगे और उसको स्टोर कर देंगे। स्टोर उसी फोल्डर में करना ज़रूरी है जिस फोल्डर में मेन फाइल पड़ी होगी, उसी फोल्डर में उसकी कॉपी को सेव कर देंगे। आप भी अकाउंटेंट के तौर पे उसकी एक कॉपी उसको ओपन करेंगे, उसकी कॉपी उसी फोल्डर में सेव कर देंगे। मार्केटिंग सेल्स वाले भी, मार्केटिंग वाले भी। तो इस तरह क्या होगा, एक मेन फाइल और तीन उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएंगी और हर बंदा अपनी अपनी कॉपी के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहा होगा। एट द एंड जब सारे लोग अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर एंड पे क्या होगा कि तीनों यूज़र्स ने मेन फाइल की कॉपीज़ बना के उसमें जो अमेंडमेंट्स की हैं उन तीनों की अमेंडेड कॉपीज़ को हम मेन फाइल के साथ मर्ज कर देंगे। मर्ज करने से क्या होगा, उन्होंने इन इंडिविजुअल फाइल्स के अंदर, इन कॉपीज़ के अंदर जो काम किया होगा वो मेन फाइल के अंदर अपडेट हो जाएगा अपनी अपनी लोकेशन पे।
किसी ने शीट 1 में कुछ एक्स्ट्रा डाटा ऐड किया है, वो मेन फाइल के अंदर शीट 1 में उसी जगह पे जिन सेल्स में उसने ऐड किया वहाँ पे ऐड हो जाएगा। किसी दूसरे यूज़र ने शीट 2 में, किसी ने शीट 3 में, जहाँ जहाँ पे उन्होंने जिस लोकेशन पे काम किया होगा, कोई एडिशन वगैरह डिलीशन जो भी काम किया होगा, वो उसके अंदर जो है मर्ज करके एक मेन जो फाइल है उसको अपडेट किया जा सकता है। तो ये शेयर्ड फाइल पे काम करने का एक दूसरा तरीका है कि मेन फाइल में कोई यूज़र्स अमेंडमेंट्स ना करें, बल्कि उनकी पहले कॉपीज सेव करें, कॉपीज सेव करने के बाद उन कॉपीज़ में अमेंडमेंट्स करें, जो भी काम करना है उस पर कर लें, एंड पे फिर सबको मर्ज कर लें। तो ये मर्जिंग वर्कबुक्स वाली ऑप्शन जो है ये इस तरीके से काम करती है। इसको हम देखेंगे कि एंड पे हमने जो मर्ज करना है उस मर्ज को करने के लिए हमने किन ऑप्शन को यूज़ करना है। तो इसके मतलब ये थ्योरेटिकल कुछ बात ये लिखी हुई है, मैंने आपको अभी जो पूरा एक सिनेरियो समझाया है वही बात यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेशन वाले बॉक्स में लिखी हुई है। इसे हम रीड करते हैं। हेडिंग नंबर 2.8 मर्जिंग वर्कबुक्स, और इसमें डेफिनेशन के अंदर देखिए लिखा हुआ है मर्जिंग वर्कबुक्स इनिशियली इन्वॉल्व्स मल्टीपल यूजर्स मेकिंग अमेंडमेंट्स टू अ शेयर्ड वर्कबुक। यूजर्स मस्ट सेव देयर अमेंडेड कॉपीज ऑफ शेयर्ड वर्कबुक with a new file name in the same network directory as the original source shared workbook was saved। ये कह रहा है कि जो वर्कबुक्स को शेयर कर मर्जिंग वर्कबुक्स वाली जो ऑप्शन है इसमें इनिशियली हम क्या करते हैं कि जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे जो अमेंडमेंट्स करेंगे वो अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर करेंगे, फिर उन अमेंडेड कॉपीज़ को उन्होंने नए नाम से सेव करना है और उसी फाइल उसी डायरेक्टरी में उसी फोल्डर में सेव करना है जिसमें ओरिजिनल आपकी शेयर्ड फाइल पड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बात जो लिखी हुई नेक्स्ट पैराग्राफ में, द ओरिजिनल शेयर्ड वर्कबुक कैन देन बी रीओपन्ड एंड इंटीग्रेटेड विद द अमेंडमेंट्स मेड इन एनी ऑफ द कॉपीज ऑफ दैट शेयर्ड वर्कबुक। वो जो मेन शेयर्ड वर्कबुक है, मेन फाइल जो है, उसके अंदर फिर वो जो कॉपीज़ के अंदर डाटा अमेंड करके लिखा गया है, जो उसमें एडिटिंग वगैरह की गई है, उसे फिर हम मेन फाइल के अंदर जो है वो मर्ज कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब मर्ज करना ही होता है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड मर्जिंग। ये जो प्रोसेस है ये सारा मर्जिंग कहलाता है। तो असल में मर्जिंग वाली ऑप्शन भी असल में शेयर्ड वर्कबुक के ऊपर ही अप्लाई होती है कि वर्कबुक को आपने शेयर किया, फिर डिसाइड कर लिया हम इस मेन फाइल में अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे बल्कि कॉपीज़ बना के उनमें अमेंडमेंट्स कर लेंगे। हर बंदे की जो अमेंडमेंट्स हैं मेन फाइल के अंदर फिर हम एंड पे जाके मर्ज कर देंगे। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड मर्जिंग बिकॉज मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द वर्कबुक आर ऑल मर्ज्ड इनटू अ सिंगल वर्कबुक। वो सारी जो कॉपीज़ के अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं वो एक सिंगल वर्कबुक में फिर मर्ज की जा सकती हैं। तो इसमें एक कमांड यूज़ होती है जो एंड पे हम जाके क्या करेंगे, शेयर्ड वर्कबुक की जो कॉपीज़ बनी हुई हैं मेन फाइल के अंदर उन सारी कॉपीज़ का डाटा हमने मर्ज करना है, उसके लिए एक कमांड इस्तेमाल होती है जो किसी रिबन में मौजूद नहीं है। उस कमांड का नाम है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स। ये कमांड हम क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करेंगे। एक्सेल के अंदर मौजूद है लेकिन किसी रिबन में किसी टैब में मौजूद नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल टैब में एक्सेल ऑप्शंस में जाएंगे या क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करने की जो ऑप्शन है वहाँ जाके हम एक्सेल ऑप्शन वाली विंडो को एक्सेस करेंगे और वहाँ से इसको फिर हम ऐड करेंगे। मैं आपके सामने ऐड करता हूँ, ये प्रोसीजर सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक्सेल की एक फ़ाइल है जिसको हम यूज़ करेंगे मर्जिंग वगैरह की ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें फाइल टैब में या क्विक एक्सेस टूल बार का जो मेन्यू है उसके अंदर ही हम आएंगे। ये देखिएगा, इस पर क्लिक किया और सेकंड लास्ट ऑप्शन मोर कमांड्स, इस पर क्लिक कर दिया। ये हमारे सामने एक्सेल ऑप्शन की विंडो आ चुकी हुई है। इस विंडो को आप फाइल टैब पे क्लिक करके बॉटम पे जो ऑप्शंस है उसके ऊपर क्लिक करके भी इस विंडो को ला सकते हैं और फिर आपने इंश्योर करना है कि क्विक एक्सेस टूल बार वाली ये वाली ऑप्शन सिलेक्टेड हो। और उसके बाद यहाँ से चूज़ कमांड्स फ्रॉम, यहाँ से आके हम कर देते हैं कमांड्स नॉट इन रिबन। ये भी हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो कमांड्स नीचे वाली लिस्ट में आ जाएंगी जो रिबन में मौजूद नहीं है। इसके अलावा ऑल कमांड्स भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए से वो सारी कमांड्स आ जाएंगी जो रिबन में है नहीं है, सब आ जाएंगे आपके सामने। तो आपकी बुक में ऑल कमांड्स को यूज़ किया गया, मैं कमांड्स नॉट इन रिबन यूज़ कर रहा हूँ। इससे ज़रा लिमिटेड सी कमांड्स आपके सामने आएंगी। तो ऑप्शन का नाम आपने याद रखना है, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स। सी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैं सी टाइप करूँगा तो सी से स्टार्ट होने वाली सारी ऑप्शन ये देखिए यहाँ से आपके सामने आ चुकी हैं। इसमें हम देखते हैं कहाँ पे वो ऑप्शन, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक, दिस वन, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। इसको हम सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे ये देखिएगा यहाँ पे ऐड होके आ चुकी हुई है।
ये कमांड यहाँ पे ऐड हो चुकी है, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स। इसके बाद ओके करेंगे। जैसे हम ओके का बटन क्लिक करेंगे तो ये कमांड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में देखिएगा ऐड हो चुकी है, इस वक्त आपको इनएक्टिव नज़र आ रही है। इसका नाम है कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स, ये हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और इससे पहले आप ये याद रखिएगा कि फ़ाइल जो आप यूज़ करेंगे इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए, वो फ़ाइल शेयर्ड होनी चाहिए, यानी उसकी शेयरिंग ऑप्शन एक्टिव होनी चाहिए। ये जो फ़ाइल हमने ओपन की हुई है ये इस वक्त शेयर्ड नहीं है। यहाँ से हम आएंगे, ये जो हमने ऑप्शन यूज़ की थी शेयरिंग वाली, शेयर वर्कबुक, क्योंकि एक्सेस टूल बार में हमने ऐड की थी, लास्ट लेक्चर में लर्न किया था इसे। शेयर वर्कबुक वाली जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये विंडो आ गई शेयर वर्कबुक वाली। इसके ऊपर ये वाली जो ऑप्शन है इसे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारे सामने मैसेज आ गया कि दिस सेक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके। ये वर्कबुक जो है ये देखिए ये फाइल इस वक्त शेयर हो चुकी हुई है। यहाँ पे शेयर का वर्ड ऐड हो चुका हुआ है लास्ट के अंदर, फाइल के नाम के अंदर। तो ये फाइल शेयर हो चुकी है। इसकी शेयरिंग ऑप्शन को ऑन करने के बाद फिर हम सारे एक्शंस नेक्स्ट वाले जो है परफॉर्म करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ। फर्ज करें एक यूज़र है, फाइल शेयर करके हमने शेयर्ड फोल्डर में रख दी, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज़। ये फ़ाइल यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, ये देखिएगा प्रैक्टिस फाइल शेयरिंग के नाम से, यहाँ भी ये पड़ी हुई। अब एक यूज़र है, फ़र्ज़ करें यही शेयर्ड फोल्डर है, यहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है और उस यूज़र ने इस फाइल को क्या करना है, आके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं करनी, बल्कि इसकी कॉपी सेव करने के बाद इसके अंदर अमेंडमेंट्स वो करेगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ डबल क्लिक। फ़र्ज़ करें मैं ही वो यूज़र हूँ जिसने इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करनी है। अब ओपन कर लिया, ये मेरे सामने ओपन होकर आ चुकी हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इस फाइल की पहले कॉपी सेव करेंगे। मैं इसकी कॉपी सेव करूँगा, उस कॉपी के अंदर सारे काम करेंगे। तो फाइल टैब पे क्लिक करके मैं सेव एज़ करूँगा, ये देखिएगा सेव एज़। और कहाँ पे सेव करना है, उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई है। मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो इसकी कॉपी जो मैं सेव करूँगा वो भी डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। ब्राउज़, और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ प्रैक्टिस फाइल, आखिर में ए मैं लिख देता हूँ, ए, यानी एक मिस्टर ए है, उसने इस फाइल को ए के नाम से सेव किया और डेस्कटॉप पे सेव किया, सेव कर दिया। अब ये जो फाइल हमारे सामने ओपन है, ये वो मेन शेयर्ड फाइल नहीं है, बल्कि उसकी कॉपी है जिसका नाम क्या हो चुका हुआ है, प्रैक्टिस फाइल शेयरिंग, और आखिर में ए भी लिखा हुआ है, ये देखिएगा। अब ये उसकी एक कॉपी है जिसे एक यूज़र ने, यानी मैंने अपने पास ओपन किया हुआ है। ओरिजिनल फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी हुई है। अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स करनी है, हम यहाँ पे मैं यहाँ पे अमेंडमेंट करूँगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोनस, और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने बोनस का एक फॉर्मूला लगाया, लेफ्ट सेल मल्टीप्लाइड बाय 0.1, यानी 10% हमने बोनस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे आके सम का फंक्शन भी अप्लाई कर दिया। ये मेरे सामने इस तरीके से डाटा आ गया। तो एक यूज़र जिसका नाम ए है, उसने मेन फाइल को, शेयर्ड फाइल को ओपन किया, और ओपन करने के बाद उसकी कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद उसने उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया बोनस के नाम से, ये उसने ऐड कर दिया, और उसमें ये कुछ फार्मूलाज और एंड पे सम का फार्मूला लगा के ये अपनी जो उसने अमेंडमेंट्स करनी थी, इसमें जो एडिटिंग करनी थी वो उसने कर दी। उसके बाद कर देंगे इसे क्लोज़। अब फ़र्ज़ करें एक दूसरा यूज़र है, ये देखिएगा ये फ़ाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है, प्रैक्टिस फाइल शेयरिंग वाली ए के नाम से, ओरिजिनल फाइल ये है। एक दूसरा यूज़र आएगा, वो देखेगा कि ये मेन फाइल पड़ी हुई है और एक दूसरे नाम से भी इसकी कॉपी सेव्ड है, इसका मतलब है किसी और यूज़र ने इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, कॉपी बना के उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं। वो अब क्या करेगा, मेन फाइल को ओपन करेगा। मेन आपस में ये पहले से डिसाइड हो चुका हुआ है, मेन फाइल को ओपन करेगा। इस पर क्लिक किया, ये मेन फाइल ओपन हो चुकी है, और अब वो क्या करेगा, इसमें अमेंडमेंट्स करने से पहले इसकी एक कॉपी सेव करेगा, फाइल सेव एज, और डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं इसे, क्योंकि मेन फाइल उधर ही पड़ी हुई है। और इसका नाम अब रख देते हैं, एंड पे आके मैं इसका नाम रख देता हूँ बी, आखिर में बी ऐड कर दिया मैंने, ताकि पता चल जाए कि उसकी सेकंड कॉपी है, एक सेकंड यूज़र ने सेव किया। सेव किया, अब उस यूज़र को ये मेन फाइल के अंदर जो डाटा है वो नज़र आ रहा है। उसने इस डाटा को देखा, उसने कहा मैं इसको ज़रा कलर दे देता हूँ। यहाँ पे आके उसने ये कलर अप्लाई किया, और साथ यहाँ से आके उसने कुछ बॉर्डर्स भी अप्लाई कर दिए, ये थिक बॉर्डर, ये उसने ये इसके अंदर अमेंडमेंट्स की, और नीचे भी इसको उसने कलर दे दिया। यहाँ पे आके कोई और कलर दे देते हैं, दिस वन,
और यहाँ पे भी उसने ये बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उसे नहीं पता यहाँ पे कुछ ऐड हो चुका हुआ है, या अगर पता भी है तो उसने जस्ट अपना एक काम किया कि इस मेन फाइल के अंदर उसने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, इसे सेव किया और बंद कर दिया। अब देखिएगा इसकी सेकंड कॉपी ये सेव हो चुकी है मेरे पास, ये मेन ओरिजिनल फाइल और ये बी वाली फाइल, ये ए वाली फाइल। अब एक तीसरा यूज़र आता है, प्रैक्टिस फाइल शेयरिंग मेन फाइल को ओपन करेगा और मेन फाइल के अंदर देखिए वो अमेंडमेंट्स अभी नज़र नहीं आ रही, उसमें ओरिजिनल पहले से जो डाटा एंटर था वही है। उसने इस फाइल को ओपन किया, फाइल टैब में आते हैं, वो अब क्या करेगा, इसकी कॉपी सेव करेगा डेस्कटॉप पे आके, इसको उसने अपना नाम दे दिया सी। नाम ओबियसली हर बंदा अपना एक डिफरेंट नाम देगा। सेव किया। उसने इसके अंदर क्या अमेंडमेंट की, फ़र्ज करें यहाँ पे आके उसने एक नया फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आके उसने इज इक्वल, उसने बोनस किया, बोनस कैलकुलेट किया टोटल फिगर का। ये जो ऊपर टोटल आ रहा है 2500 का, इसका उसने बोनस आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कितना बोनस बनता है। अगर हम 10% बोनस दें ओवरऑल टोटल फिगर के ऊपर तो कितना बनेगा, उसने ये कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म की। C9 वाले सेल का रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये उसने 10% बोनस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद सेव किया और उस फाइल को बंद कर दिया। अब इस फाइल की ये 3 कॉपीज़ बन चुकी हैं मेरे पास, ये देखिएगा 3 कॉपीज़ बन चुकी हैं और ये मेन जो ओरिजिनल फाइल है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब फ़र्ज़ करें उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर लिया। करने के बाद उन्होंने अब क्या करना है, मेन फाइल के अंदर सारी चीज़ों को मर्ज करना, सारी अमेंडमेंट्स को। ये अरेंजमेंट आमतौर पे क्यों किया जाता है, ये आमतौर पे इस तरीके से इसलिए किया जाता है कि हर यूज़र की जो अमेंडमेंट्स हैं वो सेपरेट फाइल में स्टोर रहें और वहाँ से उनको रिव्यू किया जा सके। और उन अमेंडमेंट में से कोई अगर चीज़ रिक्वायर्ड है उसको रख लें, कोई नहीं रिक्वायर्ड वहीं पे उसको चेंज करके फिर एंड में मर्ज कर दिया जाए, तो रिव्यू करना ज़रा आसान हो जाता है। क्योंकि एक ही फाइल में, मेन फाइल में सारे अमेंडमेंट्स करेंगे तो रिव्यू करना और फिर वो किसी ऑप्शन को यानी किसी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है या यूज़र के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि मेन फाइल में सारी अमेंडमेंट्स करने के बजाय अलहदा कॉपीज़ में की जाएँ और अलहदा कॉपीज़ को एक दफ़ा रिव्यू करके जो अमेंडमेंट्स करनी है, जो चेंजेस रिक्वायर्ड है रख लें, जो नहीं चाहिए वो ख़त्म करके बाद में एंड पे फिर मर्ज कर लें। तो हम क्या करेंगे, अब मर्जिंग की तरफ आते हैं। अब हम मेन फाइल को ओपन करेंगे जिसके अंदर सारी फाइल्स का डाटा, सारी कॉपीज़ के अंदर जो डाटा ऐड हुआ है उसको हमने मर्ज करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेन फाइल ओपन हो चुकी हुई है। अब हम इस मेन फाइल के अंदर आके इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिएगा कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स वाली जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस मेन फाइल के अंदर जो कॉपीज़ के अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं वो इसके अंदर अपडेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन आ गया, कह रहा है कि सिलेक्ट फाइल्स टू मर्ज इनटू करंट वर्कबुक। वो फाइल सिलेक्ट करें जो इसमें आप मर्ज करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा फाइल शेयर करने के बाद आपने कॉपीज़ वगैरह बना के फिर अमेंडमेंट्स फिर ये मर्जिंग करनी। अगर फाइल शेयर्ड ही नहीं होगी तो फिर ये काम भी नहीं होगा, मर्जिंग वाला काम भी नहीं होगा। डेस्कटॉप पे आए हम, ये देखिएगा ये 3 कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस करके हर एक कॉपी के ऊपर क्लिक कर दें, ABC। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखिएगा इन तीनों फाइल्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी की सारी मेन फाइल के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ जाएंगी। मैंने जैसे ही ओके प्रेस किया आप ये देखिएगा मेन फाइल के अंदर बोनस भी ऐड हो चुका हुआ है, ये कलर भी एज इट इज़, और ये नीचे जो बोनस है वो भी ऐड हो चुका है। मेन फाइल के अंदर वो सारी अमेंडमेंट्स अपडेट हो चुकी हुई हैं। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, शेयर्ड फाइल के ऊपर एक ये तरीका भी है काम करने का कि मेन फाइल में अमेंडमेंट्स ना की जाए बल्कि कॉपीज़ बना के उसमें काम किया जाए, बाद में मर्ज कर लिया जाए। अब इसमें भी बेटा कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या कि यहाँ पे बोनस मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है और नीचे बोनस की कैलकुलेशन हुई है। कोई दूसरा यूज़र आके ऑब्वियसली मेन फाइल को जब खोलेगा उसे ये कॉलम खाली नज़र आएगा, वो इसके अंदर क्या करता है, कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता है, कोई और हेडिंग, कोई और फॉर्मूला कैलकुलेशन कर देता है। तो जब हम मर्ज करेंगे तो फिर इस कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी, इससे हम बुक से देखते हैं। वापस आते हैं बुक के अंदर, देखते हैं कि क्या डिस्कस किया गया। यहाँ पे उसने बताया आपको कि कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक वाली कमांड को आपने कैसे ऐड करना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस विंडो के अंदर आके आप कमांड को ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक वाली कमांड ऐड की और उसके बाद ये यहाँ पे आपके पास ऊपर आ जाएगी ये। अब नेक्स्ट, वर्कबुक्स को आपने मर्ज कैसे करना है उसका ये प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओपन द कॉपी ऑफ शेयर्ड वर्कबुक इनटू विच यू वांट टू मर्ज चेंजेस।
आप वर्कबुक की वो कॉपी ओपन, शेयर्ड वर्कबुक की वो कॉपी ओपन कर लें जिसमें आपने सारी अमेंडमेंट्स को सेव करना है। वो मेन फाइल भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। मेन फाइल के अंदर अगर आपने सारी अमेंडमेंट्स को अपडेट करना है तो पहले मेन फाइल को खोल लें और उसमें कंपेयर एंड मर्ज वाली ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर बाकी सारी फाइल्स को, कॉपीज़ को सिलेक्ट करके मर्ज करवा लें। ये भी हो सकता है कि आपने ए के नाम से जो कॉपी सेव की थी आप चाहते हैं उसके अंदर सारी अमेंडमेंट्स अपडेट हों, तो आप ए के नाम से जो फाइल है उसे ओपन कर लें और उसके बाद जो है बी और सी के नाम से जो कॉपी सेव की हुई है उसकी अमेंडमेंट्स आप ए वाली फाइल के अंदर अपडेट करवा लें। ये भी हो सकता है, यानी जो कॉपीज़ बनाई हुई हैं उनमें से भी आप किसी फाइल को बेस बना के उसमें सारी अमेंडमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो आप वो कॉपी खोल लें या मेन फाइल खोल लें जिसके अंदर आपने सारी अमेंडमेंट्स को, सारी चेंजिंग्स को मर्ज करना है। पहला काम तो ये। फिर कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक वाली कमांड को यूज़ करें, सारी वर्कबुक्स को सेलेक्ट कर लें, ये कंट्रोल वगैरह यूज़ करके क्लिक ओके करें तो सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिलेक्टेड फाइल के अंदर अपडेट हो जाएंगे। ये देखिएगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ शेयर्ड वर्कबुक हैव नाउ बीन मर्ज्ड इनटू योर करंट कॉपी ऑफ द शेयर्ड वर्कबुक। इसके अलावा नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है एज यूजुअल यू कैन यूज़ द ट्रैक चेंजेस फैसिलिटी फ्रॉम द चेंजेस ग्रुप, यानी वही जो ट्रैक चेंजेस वाली ऑप्शन है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, किस बंदे ने क्या अमेंडमेंट्स की हुई हैं वो भी हम देख सकते हैं। टू जनरेट दी चेंज हिस्ट्री रिलेटिंग टू ऑल चेंजेस दैट हैव जस्ट बीन अप्लाइड ड्यूरिंग मर्जिंग। तो जिस बंदे ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो आप मेन फाइल के अंदर जो आपने मर्ज कर दी हुई है उसकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं, हिस्ट्री भी बैकएंड पे रिकॉर्ड हो चुकी होगी। Note that the source copies of shared workbook that you select for merging must be direct copies of destination shared workbook into which you are merging workbooks। ये भी ये देखेगा कि एक मेन फाइल जो आपने बनाई उसको शेयर कर दिया, शेयरिंग ऑप्शन एक्टिव कर दी, उस मेन फाइल ही की कॉपीज़ आपने बनानी है। ये नहीं कि अलग किसी एक्सेल की फाइल को आपने ओपन किया, उसमें कुछ उसका डाटा कॉपी कर लिया और उसमें फर्दर कुछ अमेंडमेंट्स कर दी, उसे आप इसमें मर्ज नहीं कर सकेंगे। मेन जो फाइल आपने शेयर की हुई है उसी फाइल की हम कॉपीज़ बना के उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, वो फिर मर्ज हो सकती हैं। आगे इलस्ट्रेशन में देखिएगा, कुछ इलस्ट्रेशन दी हुई है कि ये ओरिजिनल शेयर्ड वर्कबुक सेव्ड एज B5 शेयर एंड मर्ज मार्केट डाटा वर्जन 1, इसका नाम उसने वर्जन 1 रखा हुआ है जिसमें ये डाटा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये बना हुआ है। इसमें ये हेडिंग लिखी हुई मार्केट डाटा, ये डेट लिखी हुई है, ये नीचे डाटा आ रहा है। फिर उसके बाद क्या, एक सेकंड कॉपी इसकी सेव की गई और उसमें क्या लिखा, यहाँ पे किसी यूज़र ने, ये देखिएगा वर्जन 2, किसी यूज़र ने आके यहाँ पे वर्जन 2 लिख दिया और नीचे यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई कर दिया। ये दो अमेंडमेंट्स उसने किए हैं। फिर थर्ड कॉपी जो सेव की गई उसमें किसी यूज़र ने आके यहाँ पे वर्जन 3 कर दिया हुआ है, तीसरे यूज़र ने तीसरे नंबर पे आके, यानी बाद में सबसे एंड पे उसने ये किया और यहाँ पे जो वेरिएशन के नाम से कॉलम उसको भी यहाँ पे सम कर दिया। पहले यूज़र ने क्या किया था, ये जो करंट वैल्यू वाला कॉलम है उसको सम किया और एक दूसरे यूज़र ने आके वेरिएशन वाले कॉलम को सम कर दिया और यहाँ पे वर्जन 3 कर दिया। ये देखिएगा वर्जन 2 लिखा हुआ है E1 के अंदर, सेल E1 में किसी एक यूज़र ने वर्जन 2 लिखा, दूसरे ने आके उसी सेल में वर्जन 3 लिख दिया, ये कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। अब जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा, इस कमांड को क्लिक किया और फाइल्स को सेलेक्ट किया आपने, फाइल्स को वर्जन 2.3 वाली फाइल्स को सिलेक्ट किया, वर्जन 1 ओरिजिनल फाइल थी, उसमें वर्जन 2.3 वाली फाइल्स को आप मर्ज करना जा रहे हैं। नीचे आएंगे तो ये देखिएगा, ये मर्ज होने के बाद जो रिज़ल्ट आपके सामने है वो ये है। अब यहाँ पे E1 के अंदर वर्जन 3 लिखा हुआ है, जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था उसमें जो बाद में अमेंडमेंट्स हुई थी वो एक्सेल जो है मर्ज करते वक्त अपडेट कर देगा, यानी ये यहाँ पे जो पहले से वर्जन 2 था वो ओवरराइट हो जाएगा। असल में बैकएंड पे क्या होता है, डेट एंड टाइम सारी रिकॉर्ड हो रही होती है कि किस यूज़र ने इस फाइल की कॉपी कब बनाई और उसमें कब अमेंडमेंट्स करके इसको सेव करके बंद कर दिया, एक और यूज़र ने आके कब इस मेन फाइल की कॉपी बनाई और उसमें किस सेल में अमेंडमेंट्स किस वक्त की। तो जब मर्जिंग हम करते हैं, अगर किसी सेल में ओवरलैपिंग हो रही हो, कन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो जो पहले वाला डाटा लिखा हुआ है उसके ऊपर जो है ना एक्सेल क्या करेगा, दूसरे वाले डाटे को, बाद वाले डाटे को उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। तो जिसने वर्जन 2 लिखा हुआ था वो ओवरराइट हो चुका, वर्जन 3 जो कि बाद में लिखा था लेटेस्ट चेंज है, ये उसने यहाँ पे अपडेट कर दी। उसके बाद वही उसने एक्सप्लेन किया हुआ कि आप हाईलाइट कर सकते हैं चेंजिंग्स को और हिस्ट्री की शीट भी जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको देख लेते हैं। अब इसमें आपने जो इसकी अगर हिस्ट्री देखनी है तो उसी ऑप्शन को हम जाके यूज़ करेंगे जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके, ट्रैक चेंजेस, और इसमें हाईलाइट चेंजेस वाली ऑप्शन ये देखिएगा, ये ट्रैक चेंजेस वाली ऑप्शन जो हम पहले से ऐड कर चुके हैं और उसमें हाईलाइट चेंजेस, और यहाँ आके उसे बता दें कि आप कौन सी चेंजेस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री की शीट जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को भी
सिलेक्ट कर लेंगे, लिस्ट चेंजेस ऑन न्यू शीट। ये पैरामीटर्स ऐसे रहने देते हैं, हु, एवरीवन, ओके। दोबारा देखते हैं इसे, यहाँ पे आए, सॉरी, हाईलाइट चेंजेस और ऑल कर देते हैं यहाँ से, एवरीवन, ओके। तो ये देखिएगा उसने, सॉरी, वो जो एक ऑप्शन सिलेक्ट होना रह गई, हाईलाइट चेंजेस, ऑल कर दिया, एवरीवन कर दिया, और ये लिस्ट चेंजेस ऑन अ न्यू शीट, और हाईलाइट वाली ऑप्शन को भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। आप देखिएगा बैक एंड पे उसने हाईलाइट कर दिया हुआ है। अब मैंने इस ऑप्शन को भी टिक कर दिया, लिस्ट चेंजेस ऑन न्यू शीट, ओके करेंगे तो आप देखिएगा हिस्ट्री की शीट भी जनरेट हो चुकी है नीचे, ये देखिएगा हिस्ट्री की एक वर्कशीट भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी हुई है, और इसमें सारी डिटेल्स आ रही हैं कि किस यूज़र ने किस सेल में कब क्या अमेंडमेंट्स की थी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और ये भी परमानेंट नहीं है। हिस्ट्री की वर्कशीट टेम्परेरीली आई है, अगर आप इस वर्कबुक को सेव करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, कंट्रोल एस किया तो वो गायब होगी, और सिर्फ जो चेंजेस स्क्रीन के ऊपर जो है चेंजिंग जो है वो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रही है सारी की सारी। ये देखिएगा जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो यहाँ पे हाईलाइट होकर नज़र आ रही है। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, शेयर्ड वर्कबुक पे सेपरेटली काम करवा के यूज़र से बाद में उसको मर्ज कर सकते हैं। वापस आते हैं बुक में। बुक में अगर आप देखिएगा ये डिस्कस करने के बाद यहाँ पे आ गया चैप्टर का रिव्यू, यानी यहाँ पे चैप्टर आपका एंड हो जाता है। इसको रिव्यू करते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस किया। प्रोटेक्ट वर्कशीट्स वर्कबुक्स विद पासवर्ड, इसमें हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया था वर्कबुक को। ओवरऑल वर्कबुक को आपने कैसे पासवर्ड लगाना है, मार्क एज फाइनल वाली ऑप्शन क्या करती है, इंडिविजुअल वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करना है, और इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था आपने इंडिविजुअल सेल्स को, स्पेसिफिक सेल्स को लॉक करना है या हाइड करना है। हाइड करने का मतलब क्या, उसके कंटेंट्स को आपने फॉर्मूला बार में नज़र आने से रोकना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर्स को ऐड करना, विजिबल इनविजिबल दोनों हमने देख लिए। नेक्स्ट है मैनेज द शेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक्स इंक्लूडिंग, इसमें हमने क्या किया था, शेयर्ड वर्कबुक के ऊपर काम करना, यानी वर्कबुक को शेयर कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसमें कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाएँ उसको रिजॉल्व करने के लिए वो एडवांस के टैब में जाके हमने क्या क्या सेटिंग्स करनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एंड पे आके फिर हमने मर्ज वर्कबुक्स वाली ऑप्शन को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के एंड में वो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ वर्कबुक इज मार्क्ड एज फाइनल। जब आप वर्कबुक को मार्क्ड एज फाइनल कर देते हैं तो फिर क्या होता है। एन ईमेल इज सेंड टू प्री डिटर्मिन्ड लिस्ट ऑफ यूजर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एडिटिंग कमांड्स एंड टाइपिंग ओनली आर डिसेबल्ड, क्या सिर्फ एडिटिंग और टाइपिंग की कमांड्स ही डिसेबल होती हैं। तो बेटा इसमें बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, बुक के अंदर इमेज बना हुआ है, एक मैसेज आता है उस पर सारी डिटेल लिखी होती है कि कौन कौन सी कमांड डिसेबल होंगी। आप अगर देखिएगा तो ये लास्ट ऑप्शन जो है टाइपिंग एडिटिंग कमांड एंड प्रूफिंग मार्क्स आर डिसेबल्ड एंड टर्न ऑफ, ये बात क्लियरली वहाँ पे लिखी हुई है और मैसेज भी मिल जाता है कि जब हम मार्क एज फाइनल करते हैं तो ये तीनों चीज़ें डिसेबल हो जाती हैं। प्रूफिंग मार्क्स असल में क्या होते हैं, वर्कबुक को आप अगर रिव्यू कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग वगैरह उसके चेक कर रहे हैं तो प्रूफिंग कमांड्स वगैरह होती हैं वो भी डिसेबल हो जाती है। उनका ऑब्जेक्टिव भी वर्कबुक के अंदर चेंजिंग्स करना होता है कि कोई मिस्टेक आपने की है उस मिस्टेक को ठीक करके नया वर्ड उसकी जगह पे लिखा जा सके, वो भी डिसेबल हो जाती हैं चीज़ें। तो आंसर इसका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यू मस्ट ईमेल द माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट लाइन फॉर असिस्टेंस इन रिट्रीविंग आ फॉरगॉटन पासवर्ड। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है जो गलत है। कह रहा है कि आप अगर पासवर्ड भूल जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निकल टीम को आप ईमेल करें तो वो आपको पासवर्ड दे देंगे, ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट रिट्रीव फॉरगॉटन पासवर्ड्स, तो ये वाली बात तो ठीक है, कैन नॉट रिट्रीव। पासवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, ये भी ठीक है। इंडिविजुअल वर्कशीट्स कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टिव, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उनको ईमेल करें और वो आपको पासवर्ड बता दें। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not true regarding digital signatures? There are two types of digital signatures, visible invisible। तो उसने आपसे not true यानी incorrect statement पूछी हुई है। पहली बात तो ठीक है, visible invisible दो होते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन लिखी हुई है, once a document has been digitally signed using the invisible signature method it reverts to pending status।
तो हमने ये लर्न किया था कि अगर आप सिग्नेचर ऐड कर दें, विजिबल हो नॉन इनविजिबल हो, दोनों में से कोई भी ऐड कर दें, तो जो वर्कबुक है आपकी वो पेंडिंग स्टेटस नहीं बल्कि मार्क्ड एज फाइनल स्टेटस उसका हो जाता है। तो ये जो दूसरी ऑप्शन लिखी हुई है ये गलत है, और नॉट ट्रू जिसने आपसे पूछा हुआ था यही बनेगी। तीसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वंस अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिजिटली साइंड यूजिंग विजिबल सिग्नेचर इट रिवर्ट्स टू फाइनल स्टेटस, तो ये बात ठीक है। मार्क्ड एज फाइनल वाली बात यानी उसने लिखी हुई है, मार्क्ड एज फाइनल होती है, फाइनल स्टेटस बन जाता है उसका। क्लिक सिग्नेचर लाइन इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन इंसर्ट टैब टू ऐड डिजिटल सिग्नेचर, ये बात भी ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट का ग्रुप और उसमें सिग्नेचर लाइन वाली ऑप्शन वो हम यूज़ करते हैं सिग्नेचर ऐड करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सी गलत है इसमें? बी। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी इज डिसेबल्ड इन शेयर्ड वर्कबुक व्यू। जब आप वर्कबुक को शेयर कर देते हैं तो कौन सी इसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं जो डिसेबल हो जाती हैं? चेंजिंग मर्ज सेल्स, ऑब्वियसली अगर मर्ज सेल्स आपने किए हुए हैं तो उनको अनमर्ज नहीं कर सकेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वर्कशीट प्रोटेक्शन, ये सारी की सारी डिसेबल हो जाती हैं। जब आप शेयर करते हैं तो जो वर्कशीट की प्रोटेक्शन है वो भी डिसेबल हो जाती है। ऑल ऑफ अबव, इसकी लिस्ट चैप्टर के शुरू में दी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेयर्ड वर्कबुक कन्फ्लिक्ट्स इज करेक्ट। वर्कबुक्स के अंदर, शेयर्ड वर्कबुक्स के अंदर काम करते हुए जो कन्फ्लिक्ट आता है तो उससे रेलिवेंट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, ऑप्शन ए, अ शेयर्ड वर्कबुक कन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन मल्टीपल यूजर्स हैव एडिटेड द सेम shared workbook and attempt to save changes that affect the same cell। यानी वो इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट उस वक्त अराइज होगा जब मल्टीपल यूजर्स किसी भी वर्कबुक के सेम सेल को एडिट करने की कोशिश करें, तो ये बात ठीक है। सेम सेल में अगर अमेंडमेंट्स करेंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, डिफरेंट सेल में करेंगे तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। A shared workbook conflict occurs when two users have edited the same shared workbook and attempt to save changes that affect the same worksheet। सेम वर्कशीट के ऊपर काम करें लेकिन डिफरेंट सेल्स में करें, इससे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सिर्फ सेम सेल की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सेल डिस्प्लेज द रिमूव कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स टू द सेकंड यूजर व्हेन दे अटेम्प्ट टू सेव देयर वर्कबुक। तो बेटा ये याद रखिएगा, एक्सेल डिस्प्लेज ये रिमूव कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स नहीं है बल्कि रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स है, और ये सेकंड यूज़र को भी आता है। जिसकी एक यूज़र ने तो एक सेल में डाटा लिख दिया, A1 में उसने 10 लिखा हुआ, दूसरे यूज़र ने उसी A1 में आके 50 लिखा, तो उसको वो डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। तो यहाँ पे ये वाली जो बात है सही नहीं है। उसने क्या पूछा हुआ था? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बनेगी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये करेक्ट है। सेम सेल में अगर अमेंडमेंट्स होंगी फिर कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ये डी ऑप्शन भी सही नहीं है, इसमें भी रिमूव कन्फ्लिक्ट्स वाली उसमें बात लिखी हुई है, तो आंसर इसका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक इज मार्क्ड एज फाइनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वर्कबुक इज सेव्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। मार्क एज फाइनल करने से क्या वो किसी स्टोरेज डिवाइस पे जाके सेव हो जाती है? ऐसी बात नहीं है। वर्कबुक बिकम्स रीड ओनली। जब उसे मार्क एज फाइनल करते हैं तो क्या वो रीड ओनली हो जाती है? तो बिल्कुल ठीक है, रीड ओनली हो जाती है। उसमें अमेंडमेंट्स आप फौरी तौर पे नहीं कर सकते, ऑल्दो कि आप एडिट एनीवे पे क्लिक करके बाद में फिर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे वो वर्कबुक रीड ओनली हो जाती है। तो एक ऑप्शन बी है, इसको आप टिक कर लें, ये सही है। उसने कौन सी ऑप्शन पूछी है? ट्रू। तो ये वाली ऑप्शन बी ट्रू है। ओनली डाटा वैल्यूज़ कैन बी चेंज इफ़ नीडेड। तो बेटा चेंजिंग्स नहीं होंगी, वो रीड ओनली चुके हो जाती है, इसलिए चेंजिंग्स नहीं होंगी उसके अंदर। डाटा वैल्यूज़ वगैरह या कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी आप नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड बट न्यू डाटा कैन बी एंटर्ड। तो जब वो फाइनल हो गई और उसके अंदर जो रीड ओनली रह गई है, तो रीड ओनली जब फाइल बन जाती है तो ना तो आप एग्जिस्टिंग डाटा चेंज कर सकते हैं ना फर्दर डाटा ऐड कर सकते हैं, जब तक आप उसके स्टेटस को ख़त्म नहीं करें। आप उसके रीड ओनली वाले स्टेटस को, मार्क एज फाइनल वाले स्टेटस को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आप एग्जिस्टिंग डाटा को भी अमेंड कर सकते हैं, फर्दर डाटा भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है। इसके मतलब याद रखिएगा, पीछे जो आंसर दिया हुआ शायद डी है, आप इसको करेक्ट कर लें। वर्कबुक बिकम्स रीड ओनली, ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द करेक्ट मेथड टू अनप्रोटेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल की एक वर्कबुक है आपके पास,
उसको आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो अनप्रोटेक्ट करने का करेक्ट मेथड क्या होगा, ये इसको अंडरलाइन कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की बात हो रही है, वर्कशीट की बात नहीं हो रही। यानी ओवरऑल एक्सेल की फाइल है, उसे आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे? रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक वाली ऑप्शन, इसको देख लेते हैं। अगर आपने पासवर्ड लगा दिया फाइल को, तो रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक की ऑप्शन अभी इनएक्टिव है। उसकी वजह क्या है कि हमने फाइल को भी प्रोटेक्ट नहीं किया, दूसरा फाइल शेयर भी है। तो बेटा ये जो ऑप्शन है याद रखें, ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, इसका ऑब्जेक्टिव ना तो वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, ना ही अनप्रोटेक्ट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, फाइल को पासवर्ड लगाना नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर को। ऑल्दो कि इसका नाम प्रोटेक्ट वर्कबुक है, लेकिन इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस को चेंज होने से हम प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव फाइल को, एक्सेल की फाइल को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट करना नहीं होता। ये ऑप्शन जो है फाइल टैब में इन्फो के अंदर जाके वहाँ पे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाली ऑप्शन है, जिसके ज़रिए से हम ओवरऑल फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं और वहीं से जाके अनप्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑन रिव्यू टैब अनप्रोटेक्ट वर्कबुक, ये भी कोई ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑन प्रोटेक्ट टैब, ये तो टैब ही नहीं होती। ऑन पेज लेआउट टैब क्लिक अनप्रोटेक्ट, तो पेज लेआउट टैब में भी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती। बेटा ये चारों ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है। असल में क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कर दें। असल में ये वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने, अनप्रोटेक्ट करने की ऑप्शन फाइल टैब के अंदर इन्फो में जाके वही एनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाली ऑप्शन है। तो इसमें कोई मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को फिलहाल आप इग्नोर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर इज यूज टू साइन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक इन सिमिलर वे टू साइनिंग अ पेपर डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। तो डिजिटल सिग्नेचर के मतलब उसने फिर आगे पूछा हुआ है, द डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन ए कैन नॉट बी डिस्प्लेड एनीवेयर ऑन द वर्कबुक, इंस्टेड इट इज स्टोर्ड ओनली इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। क्या डिजिटल सिग्नेचर विजिबल नहीं होते, हमेशा इनविजिबल ही होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, विजिबल इनविजिबल दोनों की ऑप्शंस आपके पास होती हैं, तो ये वाली बात ठीक नहीं है। कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने से कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होती, बस सिग्नेचर ऐड हो जाते हैं और वर्कबुक मार्क्ड एज फाइनल वाले स्टेटस में चली जाती है। और अगर कोई बंदा उसमें अमेंडमेंट करेगा तो सिग्नेचर रिमूव हो जाएंगे, कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होती इसमें। ये भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इंटीमेशन देने के लिए यूज़र को कि ये वर्कबुक ओरिजिनल ऑथर ने, यूज़र ने फाइनल करके आपको भेजी हुई है, इसमें कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिर भी अमेंडमेंट्स करेगा तो सिग्नेचर रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा, सिग्नेचर के रिमूव होने का मतलब ये होगा कि इसमें किसी ने अमेंडमेंट्स की हुई हैं, तो कोई पासवर्ड वाली ऑप्शन इसमें नहीं होती। सी ऑप्शन लिखा हुआ मार्क्स द वर्कबुक एज फाइनल सो दैट इट बिकम्स रीड ओनली, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सिग्नेचर लगाने से क्या होता है, वर्कबुक रीड ओनली और मार्क एज फाइनल हो जाती है। तो सी आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट, और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एरिया। तो बेटा यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी। ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इसकी डिटेल डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली और क्वेश्चन भी इसके डिस्कस कर लिए। अब इससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चन राइज के क्वेश्चन बैंक पे हैं उसको आप अटैम्प्ट करें, उनमें कोई प्रॉब्लम हो ग्रुप्स में पोस्ट करें, साथ साथ इंशाल्लाह। बेटा एक चीज़ आपको बता दूं कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका मैं बार बार रिवाइज़ करता रहता हूँ कि आपने ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन को पढ़ा, उसको इवेल्यूएट किया, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो पीछे आंसर देख लिया। इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका दिमाग सही सोचेगा नहीं, उस पर जोर नहीं पड़ेगा। आपने करना क्या कि ग्रुप्स बना लेने हैं, 10-20 क्वेश्चन का, कम से कम 20 क्वेश्चन का एक ग्रुप बना लें आप। तो पहले 20 क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करें, उनकी ऑप्शन को इवेल्यूएट करके सही आंसर आइडेंटिफाई करें। एंड पे फिर आप क्या करें, जब 20 कंप्लीट कर लें फिर उनको आप कंपेयर कर लें आंसर्स के साथ। इस तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते जाएँ। इससे इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से प्रैक्टिस करें, कोई इशू है तो उसे आप ग्रुप्स में पोस्ट करें, साथ साथ इंशाल्लाह हम जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।